हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आई कांटेक्ट लैट प्रेप। और आज की इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देख लेना। और पार्ट 1 अगर आपने देख लिया तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए अब आज का नेक्स्ट केस देखते हैं, बट उससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 ये बताता है कि हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 11 ये बताता है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप सेक्शन 10 और सेक्शन 11 साथ में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तीन लोग, वो लोग जो अनसाउंड माइंड के हैं, वो लोग जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, और वो लोग जो माइनर हैं 18 साल से कम के, ये तीन लोग कंपिटेंट नहीं होते, ये तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो अब इस कंसेप्ट के साथ चलिए आज का ये केस देखते हैं, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। बट उससे पहले इस केस में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त एक मनी लेंडर होते हैं। फिर केदारनाथ। केदारनाथ ब्रह्मोदत्त के एजेंट होते हैं, उनके बिहाफ में पैसे लेन देन का काम करते हैं। और तीसरा है धर्मोदास घोष, जिसको मैंने यहाँ डीजी करके लिखा है। धर्मोदास घोष एक माइनर होता है। तो जनरली वो इंसान जो 18 साल से कम का हो वो माइनर होता है। पर अगर किसी पर्सन का गार्जियन अपॉइंटेड है तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी हो जाती है बढ़कर 21 साल, 18 से 21 साल। तो अगर किसी पर्सन का गार्जियन अपॉइंटेड है तो उसके लिए एज ऑफ मेजोरिटी होगी 21 साल के बाद, और जनरली एज ऑफ मेजोरिटी होती है 18 साल के बाद। तो धर्मोदास क्या होता है, एक माइनर होता है, और 20,000 रुपए के लिए वो अपनी जमीन, अपनी लैंड मॉर्टगेज करा देता है ब्रह्मोदत्त को। तो केदारनाथ जो ब्रह्मोदत्त के एजेंट होते हैं, वो 20,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट 10,500 धर्मोदास घोष को दे देते हैं। बाद में जब धर्मोदास घोष की मदर को ये सारे अरेंजमेंट के बारे में पता चलता है तो वो ब्रह्मोदत्त को लेटर लिखती हैं और ये कहती हैं कि जब ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, तब धर्मोदास घोष 18 साल से कम का था, एक माइनर था। तो इसलिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट कर देना चाहिए। अब ब्रह्मोदत्त का ये कहना था कि जो भी बेनिफिट धर्मोदास घोष ने हमसे ऑब्टेन किए, जो भी पैसे उसने हमसे लिए, वो हमें वापस कर दे, और इसलिए ये केस फाइल हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस में जब मैंने ये केस पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगता था मोरी बीबी वो माइनर है और धर्मोदास घोष वो मनी लेंडर है, पर ऐसा नहीं है। लोअर कोर्ट्स में और कलकत्ता हाई कोर्ट्स में जब ये केस गया तो वहां ये कंटेंशन बना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और इसलिए धर्मोदास घोष को, ब्रह्मोदत्त को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाद में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब तक ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए ये केस फाइल करती हैं उनकी वाइफ मोरी बीबी। तो इसलिए ये केस का नाम बना मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो अपना पार्ट ऑफ द मनी, जो बेनिफिट उन्होंने धर्मोदास घोष को दिया था, उसे वापस मांगने के लिए पहले उन्होंने रिलाई किया सेक्शन 64 और सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से कैंसिल आउट हो जाता है, तो दोनों पार्टीज ने जो भी बेनिफिट्स ऑब्टेन किए उन्हें वो रिस्टोर करने पड़ते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को इस केस में रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 64 और सेक्शन 65 का बेसिस क्या है कि देयर शुड बी एन अग्रीमेंट जिसमें बेनिफिट्स रिसीव किए हों। पर क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो एक पार्टी माइनर है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 64 और तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद मोरी बीबी रिलाइड ऑन सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है, तो इस केस में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और जिस पार्टी ने जो भी बेनिफिट ऑब्टेन किए हो उसे वो रिस्टोर करने के लिए कह सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि क्योंकि ब्रह्मोदत्त और केदारनाथ को ये पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, और तब भी ये पता होने के बावजूद भी उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होने दिया, इसलिए उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, और उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला था, और यही था इस केस का जजमेंट। बट आर यू रियली सेटिस्फाइड विद द जजमेंट? नो, राइट? अब नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है खानगुल वर्सेस लखा सिंह का। तो इस केस में एक माइनर जानबूझकर अपनी एज छिपाता है और अपना प्लॉट सेल कर देता है 17,000 रुपए के लिए। अब वो पैसे तो ले लेता है पर प्लॉट नहीं देता, और ये कहता है कि क्योंकि मैं एक माइनर हूं तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस केस में भी सामने वाली पार्टी यही कहती है कि या तो जो तुमने हमसे पैसे लिए या तो वो रिटर्न कर दो, या जो प्लॉट है वो दे दो। अब इस प्रेजेंट केस में कोर्ट्स ने मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोष के केस को रिलाय नहीं किया और नई अप्रोच निकालते हुए ये कहा कि जो माइनर है उसे वो 17,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इस केस में माइनर ने खुद जानबूझकर झूठ बोला, खुद जानबूझकर अपनी एज को झुटलाया, और कोर्ट्स ये अलाउ नहीं कर सकता कि ये जो फ्रॉड माइनर नहीं किया है, इस
फ्रॉड का बेनिफिट भी माइनर को ही मिले। तो इसलिए कोर्ट्स ने एक नई अप्रोच निकालते हुए इस केस में ये जजमेंट दिया कि जो 17,000 रुपए माइनर ने लिए, उसे वो रिटर्न करने पड़ेंगे। हमारा 5वां केस है चिनैया वर्सेस रमैया, जो कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही लीडिंग केस है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि स्ट्रेंजर्स कैन नॉट sue इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो कल को कोई तीसरी पार्टी आकर आपको या मुझे स्यू नहीं कर सकती। तो ये है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अब इस केस में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो इस केस में एक ओल्ड लेडी होती है, जिनके पास एक एस्टेट होता है, एक लैंड होती है, और वो अपनी इस एस्टेट का, इस लैंड का कुछ अमाउंट दे देती हैं अपनी सिस्टर को। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ये जो ओल्ड लेडी होती है, ये अपनी इस एस्टेट को, इस लैंड को एज अ गिफ्ट दे देती हैं अपनी ही डॉटर को, बट ऑन द कंडीशन कि तुम इस गिफ्ट को, इस एस्टेट को रिसीव करने के बाद हर महीने 653 रुपीज पे करोगी मेरी सिस्टर को एज एन्युटी। अब जो डॉटर होती है वो इस गिफ्ट को रिसीव कर लेती है और इस कंडीशन को भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं हर महीने आपकी सिस्टर को 653 रुपीज पे करा करूंगी, और इसके लिए वो एक इकरारनामा, एक अग्रीमेंट पे भी साइन कर देती है। अब वो लैंड तो रिसीव कर लेती है, पर वो जो 653 रुपीज की एन्युटी थी वो देने से मना कर देती है। तो जो ओल्ड लेडी होती है, वो इस अमाउंट को, इस 653 रुपीज की अमाउंट को रिकवर करने के लिए केस फाइल करती है, ये चेन्नैया वर्सेस रमैया। तो आई होप कि अब आप लोग को थोड़ा पार्टी का आइडिया हो गया होगा कि कौन सी पार्टी क्या है, राइट? तो ये जो ओल्ड लेडी है वो है चिन्नैया, जिन्होंने केस फाइल किया है, शी इज द प्लेंटिफ। और रमैया ये है डॉटर डिफेंडेंट, जिनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है। तो अब अपना केस डिफेंड करते वक्त डॉटर का ये कहना था कि जो कुछ भी मुझे मिला है, ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला है, और मुझे ये सब मेरी मदर से मिला है। तो जब मुझे ये गिफ्ट मिला है, मेरी मदर से मिला है, तो मैं क्यों इनकी सिस्टर को ये अमाउंट पे करूँ, जब हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इस लैंड को लेकर, तो मैं इनको कोई भी कंसिडरेशन क्यों पे करूँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये जो स्टेट मिला है आपको गिफ्ट के तौर पर, ये जो गिफ्ट डीड है और ये जो एग्रीमेंट है 653 रुपीज एज एन्युटी पे करने का, ये साइमल्टेनियस एग्रीमेंट्स है। ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हम मानेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गिफ्ट रिसीव कर लो और कंसिडरेशन पे करने से मना कर दो, क्योंकि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स हैं, इसलिए आपको दोनों पार्ट्स पूरे करने होंगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए कोर्ट्स ने कहा तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके काम का भी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल आई कॉन्टैक्ट क्लैट प्रेप।